हेलो एवरीवन, वेलकम टू फास्ट सरकारी नौकरी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज एमटीएस एग्जाम का दूसरा दिन है और 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, आप क्वेश्चन कितना भी पढ़ ले, कितना भी याद कर ले, लेकिन टीसीएस जो है यानी एसएससी कुछ न कुछ नया क्वेश्चन डाल ही देते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं होते हैं। आज के शिफ्ट में कुछ टफ क्वेश्चन आए हैं जो मुझे भी मिले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप सभी को बता दें, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी बातें बाद में करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आपको बता दें, जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। इसमें बता दें कि साल जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है सांची के स्तूप पर लिखे ब्राह्मणी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा था। उन्होंने इसी शब्द के आधार पर ब्राह्मणी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। जेम्स प्रिंसेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और प्राच्य विद्या में रुचि रखते थे। उन्होंने जो है ब्राह्मणी लिपि को व्यंजन और उनका आधुनिक देवनागरी में विकास का भी अध्ययन किया था। जेम्स प्रिंसेप को प्राचीन भारत की जो है खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपियों को समझने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ब्राह्मणी लिपि के बारे में कुछ खास बात को करते हैं। ब्राह्मणी लिपि जो है भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे हैं। बहुत सारे बौद्ध साहित्य की भी जो है ब्राह्मणी लिपियां में उपलब्ध है। मतलब बहुत सारे जो बौद्ध साहित्य है वो ब्राह्मणी लिपि में उपलब्ध है। कालांतर में यह साबित हुआ है कि ब्राह्मणी लिपि और तमिल लिपि में एक रूपता है। मतलब ब्राह्मणी लिपि और तमिल लिपि जो है, मतलब कुछ समय अंतराल में जो है, टाइम इंटरवल में इसमें एक रूपता दिखा, मतलब एक जैसा दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में रेफरी कौन थे? मतलब टी20 वर्ल्ड कप में 2021 में रेफरी कौन थे? 2021 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत के नितिन मेनन टीवी अंपायर थे। इस टूर्नामेंट में अन्य अधिकारियों के नाम ये रहे। सबसे पहला है मैदान अंपायर जो थे इसमें मारेस अरास्मस दक्षिण अफ्रीका के हैं, और रिचर्ड जो है केटल बोरो जो है इंग्लैंड के हैं। रिचर्ड केटल बोरो जो है ये इंग्लैंड के हैं। और रिजर्व अंपायर जो देख पाइएगा वो कुमार धर्मसेना जो है यह श्रीलंका के हैं। और मैच रेफरी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रंजन मदुगले यह श्रीलंका के हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से 2021 का आईसीसी पुरुष टूर्नामेंट टी20 विश्व कप भारत से जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान ले जाया गया। मतलब यह खेलना था भारत में, लेकिन यूएई और ओमान में जो है यह ले जाकर वहां पर खेला गया, क्योंकि यहाँ पर कोविड की मार चल रही थी, इसीलिए वहां ले जाया गया। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब को जीता था। श्रीलंका को वनिंदु हसरंगा ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है या फिर क्या होती है। चलिए इसमें देखेंगे कि वयस्क मताधिकार, आप देख पाइएगा कि यह जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। वयस्क मताधिकार यह जो है लोकतांत्रिक समाजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो 18 और उससे अधिक है नागरिकों को उनकी जो है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद मतदान करने का अधिकार है। एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो है समता के विचार पर आधारित है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी देश में प्रत्येक वयस्क, चाहे उनकी संपत्ति समुदाय कुछ भी हो, यानी वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, उसके पास मत देने का अधिकार होता है, के पास एक मत होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रावधान से संबंधित है। पहले मतदान की आयु जो है 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ने मतदान की जो है अधिकार के लिए आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया था। मतलब 61वें संविधान संशोधन कब हुए थे? 1989 में। इसमें जो है मतदान की आयु को घटा करके 21 से 18 कर दिया गया था, यानी पहले 21 वर्ष थी, उसको अब 18 वर्ष कर दिया गया। और यह प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में उल्लेखित है। और इधर जो है कुछ इसका कन्वर्जन इंग्लिश में इधर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज अलग भी हो सकता है। पंडित राजन मिश्रा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित हैं? लेकिन घराने ही पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा बनारस घराने से यह संबंधित है। इनके बारे में फैक्ट को देखते हैं। आप इसको देखिएगा कि प्रसिद्ध गायक जो है यह पंडित राजन मिश्रा का निधन जो है 25 अप्रैल 2021 को हो गया। वे भारतीय जो है हिंदुस्तानी संगीत के जो है किंवदंती थे और बनारस घराने से संबंधित है। पंडित राजन मिश्रा अपने भाई जो है साजन मिश्रा, यानी राजन मिश्रा का भाई साजन मिश्रा के साथ जो है भारत के ख्याल गायकी के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। दोनों भाई संगीत नाटक अकादमी और गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई सम्मानों के संयुक्त प्राप्तकर्ता रहे हैं। यानी इन दोनों भाइयों को जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड मिल चुका है और गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और ये जो है बनारस घराने से संबंधित है। और इनका भाई जो है राजन मिश्रा का भाई जो है साजन मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि घोड़े मोडनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घोड़े मोडनी किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा राज्य का ये एक नृत्य है। चलिए इस नृत्य के बारे में देखते हैं। इसमें देख पाएंगे हम लोग कि घोड़े मोडनी जो है एक नृत्य जो है नृत्य शैली है जो भारतीय राज्य गोवा से संबंधित है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो वार्षिक जो है शिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है, जो बसंत ऋतु के दौरान गोवा में मनाया जाता है। यह नृत्य जो है पुरुष महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, जो रंगीन पोशाक पहनते हैं और पारंपरिक गोवा संगीत की धनु पर नृत्य करते हैं। घोड़े मोडनी नृत्य की जो है चालें घोड़े की चाल से प्रेरित होती है, मतलब घोड़े की चाल जैसी होती है ये नृत्य। और नर्तक जो है अक्सर इन जानवरों की चाल और हाव भाव की नकल करती है। और ऐसे माना जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति जो है गोवा के जो है ग्रामीण इलाके में हुई और यह जो है एक मनोरंजन का एक प्रकार है जिसका आनंद सभी उम्र के लोग लेते हैं। यह आनंद मनोरंजन का एक प्रकार है और इसका आनंद सभी उम्र के लोग लेते हैं। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो घोड़े मोडनी यानी समझ में आता है कि घोड़ा से संबंधित है, तो ये घोड़ा जैसा इसमें चाल होगा और नृत्य होगा, एकदम घोड़ा का हाव भाव इसमें होगा। और यह जो है महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। बसंत ऋतु में यह किया जाता है और रंगीन पोशाक पहनते हैं इसमें महिला और पुरुष। तो ये थे फैक्ट इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस डांस से है? तो इसमें देख पाएगा कि मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की जो है ये विक्रम साराभाई की ये बेटी है। अब इसमें बात किया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कोरियोग्राफी और जो है प्रशिक्षण से जुड़ी थी। यानी कोरियोग्राफी जो डांसर होते हैं स्टेप डांसर उसको कोरियोग्राफर कहा जाता है। और इसमें बात क्या है कि वे भरतनाट्यम और कथकली में विशेषज्ञ थी। मृणालिनी साराभाई से जुड़ी कुछ फैक्ट को देखते हैं हम लोग। इसमें देख पाएंगे कि वे जो है सरकार की ओर से पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण जो है 1992 में सम्मानित किया गया सरकार की तरफ से। उन्हें 1994 में संगीत नाटक
एकेडमी जो है फेलोशिप से सम्मानित किया गया और वे जो है अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग, ये देख पाएंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थी। यह जो है अकादमी नृत्य, रंगमंच, संगीत और कठपुतली सिखाने का काम करती थी। मतलब इन्होंने जो है संगीत सिखाने का काम और नृत्य सिखाने और रंगमंच पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं और कठपुतली सिखाने का भी कार्य किए हैं, जिनके लिए इन्हें इन सभी पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनका नाम है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि 2022 में किस नर्तक को पद्मश्री मिला था। साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दो नर्तकी थी, जिनका नाम था गद्दाम पद्मजा रेड्डी और आर मुथु कम्मल। इनके बारे में देखते हैं कि गद्दाम पद्मजा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी नृत्यांगना गद्दाम पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह जो है पमारू गांव की रहने वाली है, जो कुचिपुड़ी से करीब जो है 15 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग कि आर मुथुकम्मल को देखेंगे कि सधीर, यह कल पूछा भी गया था, सधीर नृत्यांगना जो है आर मुथुकम्मल को जो है सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह तमिलनाडु की जो है 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सधीर नर्तकी रह चुकी है। जितने भी पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री हो गए, पद्म भूषण हो गए और पद्म विभूषण हो गए, ये राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को जो है, मतलब यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी समारोह में ये घोषित किया जाता है। यह जो है समारोह आमतौर पर जो है मार्च अप्रैल में आयोजित किया, मतलब इसको देने का कार्यक्रम जो है मार्च अप्रैल में होता है, लेकिन घोषणा अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी को होता है। घोषणा कब होता है? 26 जनवरी को होता है, नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन मार्च अप्रैल में इसको वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि बाबर किस सूफी संत का समर्थक था, यानी किस सूफी संत का वो अनुयायी था। तो बात किया जाए कि वह जो है ख्वाजा उबैदुल्लाह के जो है ये अनुयायी था ये। अब इनके बारे में बात करते कि बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इसमें देख पाएंगे कि बाबर जो है 1526 से 1530 इनके द्वारा जो है उन्होंने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उन्हें जो है दौलत खान लोधी जो पंजाब के जो है सूबेदार थे, आलम खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा और राणा सांगा के द्वारा जो है भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन सभी के द्वारा देखिए राणा सांगा के द्वारा भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आगे बात करते हैं कि बाबर खुद को जो है बादशाह का हकदार बनाने वाला पहला शासक था। मतलब उन्होंने अपने आप को हकदार बनाया कि मुझे जो है बादशाह बना, उस योग्य थे। और आगे बात करते हैं कि वह भारत में जो है बारूद और तोपखाने को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी तुर्क भाषा में लिखी है। नुक आप देख पाए कि वह जो है नुक्सबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी थे। वह नुक्सबंदी सूफी संत आदेश के प्रस्तावक थे और उन्होंने इसका जो है राजनीतिकरण करने में प्रभावी योगदान दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भौतिक संपत्ति और धन से आसक्त न होने की सलाह दी। अब इन्होंने जो है शरिया कानून, यानी इनके जो ग्रंथ होते हैं शरीयत होते हैं और उनमें जो कानून होते हैं उसको शरिया कानून कहते हैं। तो शरिया कानून को लोगों के खिलाफ बताते हुए उसका समर्थन नहीं किया। मतलब ये जो है शरीयत के खिलाफ इन्होंने बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि सौरव गांगुली कौन से मैच में अपना टी शर्ट उतारे थे। इसको देखेंगे कि ऐसे तो बता दें कि इन्होंने जो लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड में खेले गए मैच में जो है इन्होंने अपना जो है टी शर्ट को उतारे थे, लेकिन इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें देख पाएंगे कि सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद जो है नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल में अपनी टी शर्ट उतारी थी। यह मैच जो है 13 जुलाई 2002 को खेला गया था।
इस मैच में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की अगुवाई में भारत ने जीत हासिल की थी। इस मैच को जीतने के बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की जो है बालकनी में जाकर के अपनी टी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। इसका कारण क्या था टी शर्ट उतारने का, इसमें देखिएगा। इस मैच के जो है इस मैच में सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारने की वजह यह थी कि इंग्लैंड में खेली गई ट्राई सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम ने उस भारत का दौरा किया था और वहां जो है उन्होंने टीम इंडिया को सीरीज हरा दिया। और उस सीरीज में भी सौरव गांगुली सौरव गांगुली ही टीम इंडिया के कप्तान थे। मतलब उस सीरीज में भी सौरव गांगुली ही कप्तान थे और इंग्लिश जो है खिलाड़ी एंड्रूस फिलिट्रॉफ जो है इसमें उन सीरीज में जो है अपनी टी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। खिलाड़ी का नाम था कौन सा? एंड्रूज फिलिट्रॉफ था इनका नाम। इस तरीके से मतलब इंग्लैंड में जब सौरव गांगुली ने मैच को जीता तो अपने बदले को पूरा कर लिया था। अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? मतलब अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? बता दें आपको कि हमारे भारतीय संविधान में जो है बजट का उल्लेख नहीं है। इसका जो है 112 जो है इसमें कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसको सिंपली हम लोग अपने भाषा में बजट कहते हैं। उसका उल्लेख 112 आर्टिकल में किया गया है। फैक्ट को देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको शॉर्ट में एएफएस कहते हैं, पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदन में समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करवाएंगे, जिसे इस भाग में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसकी गणना जो है एक वित्तीय वर्ष अर्थात मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जाती है। इसकी गणना कब से कब तक के बीच में होती है? तो एक साल कब से जोड़ा जाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जोड़ा जाता है। एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहला है बिंदु वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन। वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्ति और व्यय का विवरण। और नेक्स्ट होते हैं इसमें आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं की शुरुआत इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये क्या होती है? ऐसे अगर बात करें तो यह जो है ग्रामीण और आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ग्रामीण और आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को बात करते हैं। इस योजना की विशेषताएं क्या है इसको देखते हैं कि पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय जो है क्षेत्र की योजना है। यह योजना उन रेहड़ी पटरी वालों को जो है किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित है। यानी आपको बता दीजिए जो ठेला वगैरह लगाते हैं वो कोविड-19 में काफी प्रभावित हुए थे, उनको जो है इस योजना को लाभ पहुंचाने के लिए उनके लिए यह योजना शुरू किया गया था कोविड-19 के बाद। इसे जो है मार्च 2022 में जो है इसे लागू किया गया। मार्च 2022 तक इसे लागू किया जाएगा और इसमें मतलब उस समय लागू किया गया और इसमें 10,000 रुपए तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। एक विक्रेता को जो है ऋण तक पहुंचाने के लिए कोई क्षमापणविक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक विक्रेता को ऋण को जल्द या समय पर पुनर्भुगतान पर 60% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर वो उस ऋण को पे कर देगा तो उसको जो है
सब्सिडी मिलेगा 7% तक का। और आगे बात किया गया कि एक विक्रेता के पास उच्च ऋण के लिए पात्र होने की उच्च संभावना, और यदि वह समय से पहले ऋण चुकाता है तो मतलब वो ज्यादा ऋण, उच्च ऋण प्राप्त कर सकता है। और बात क्या है कि 50 से 100 रुपए तक की सीमा में मासिक कैशबैक डिजिटल भुगतान पर एक प्रोत्साहन प्रोत्साहन है, मतलब ये डिजिटल कैशबैक भी इसमें दिया जाता है। एक क्वेश्चन मुझे और मिले हैं, कुछ स्टूडेंट ने मुझे दिए। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसमें बात क्या है कि छऊ जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यह जो है झारखंड में प्रचलित एक लोक नृत्य है। यह 3 शैलियों में होता है जिनके नाम इन राज्यों के नाम पर रखे गए हैं। पहला है पुरुलिया छऊ, दूसरा है पश्चिम बंगाल का है, ये पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। एक है सरायकेला छऊ जो कि राजस्थान का है, और मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा राज्य का है। बात किया जाए कि पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ जो है पात्रों की पहचान के लिए मुखौटा का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि छऊ नृत्य को साल 2010 में जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।